खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आरमिद बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मसला लगता है इस मुल्क का, इसकी हुकूमत का। अब 13 तारीख है उनकी, उन्होंने 13 तारीख को अदालत में पेश होना है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो सकती है? मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ साहबा अपना अलहदा बयानिया बनाने का एक इंदिया दे रही हैं और कह रही हैं कि उनको नहीं हासिल सपोर्ट अपनी पार्टी की। क्या ये जानबूझ के उनसे अलहदगी बताना चाहती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक इंतहाई बदतरीन परफॉर्मेंस जो है सबके सामने, छुपी तो नहीं है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है या हकीकत है? बड़ी साहब आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से साबिक जो हमारे सेनेट के चेयरमैन है रज़ा रब्बानी साहब का एक प्रेस रिलीज़ आया था, क्या हालात उस नहज तक पहुँचे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये हम अफोर्ड कर सकेंगे। बहरहाल, और साथ ही ईरान की तरफ से कुछ इशारे आ रहे हैं कि जो हमने वो पाइपलाइन का मुआहिदा किया था, $2 बिलियन उन्होंने अपनी तरफ खर्च कर दिए, मगर हम आगे नहीं लेके आए अमेरिका बहादुर के खौफ से। तो क्या वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे? $18 बिलियन की बात हो रही है, अल्लाह करे ये झूठ हो। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गोया ये एक ऐसा कौमी एक खेल है कि जो किसी तरफ लग नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का सब मौजूदा हुकूमत का नाम PDM की बजाय ना इंतकाम ले लेना चाहिए, जालसाजी रख लेना चाहिए, नाइंसाफ़ी ले लेना चाहिए। अजीब हुक्मरान आए हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमों की सेंचुरी बनाने में लगे हुए हैं। वो यार, जब से तुम आयो मुल्क को माशी तबाही के दहाने से आगे ले गए हो। आप भूल गए हो कि इस मुल्क में तालीम हुक्मरानों का काम है देना, सेहत की सहूलतें, इंसाफ फराहम करना। लेकिन आपको एक ही मरज़ है, बज़ाहिर इमरान खान पर पैमरा से पाबंदी लगवाई है इन्होंने, लेकिन कोई एक वजीर मरियम नवाज समेत बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। मुझे तो लगता है नहीं इमरान खान से इश्क हो गया है या इमरान फोबिया हो गया है। ये जब कीमतों का जिक्र नहीं कर सकते, मैशत पे अच्छी खबर नहीं दे सकते, तो अच्छा है इमरान बेचते रहे। कादी साहब, इन्होंने पाबंदी लगा के ना इमरान खान को आवाम में ज़्यादा मकबूल कर दिया है। इनकी एक लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताए जिसमें नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल ना, और इमरान खान। ओ भाई, तुम अपना नाम बदल के इमरान खान रख लो। वो तुम्हें उससे इश्क है या नफरत, मुझे तो ये भी नहीं समझ आई। मुझे आप बताएं ना, मुझे मेरा सवाल आपसे, क्या बात करें? हमने पेट्रोल कम कर दिया है, हमने बिजली की कीमत कम कर दी है, हमने शायद वो तो हम कह नहीं सकते। तो इमरान अच्छी कहानी, अच्छी स्ट्रेटजी है। आप रजीम चेंज के तहत आए थे तो दावे यही करके आए थे कि डॉलर इतने का होगा, पेट्रोल इतने का होगा। मैं 6 महीने में ना आया तो मेरा नाम बदल देना। ये शहबाज शरीफ साहब के बयान आता है, मेरे नहीं है। तो यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो हया करो। खान साहब को अगर कोई जुर्म किया तो पकड़ लें। मुझे बताए, सारा दिन टीवी पे इन्होंने पाबंदी लगाई है, स्वाय इमरान खान का चलता क्या है? मुझे लगता है इन्होंने अपने बच्चों का नाम इमरान खान रख लेना। पता नहीं क्या। ये राना सनाउल्लाह साहब के एक शॉर्ट सुनवाता हूँ और बात फिर वही। अच्छा, राना सनाउल्लाह ये कौन है? ये भी हमारे दोस्त भी हैं भाई, हमारे तो बड़े। नहीं, एक हमारे दोस्त है जो फिल्मों में आते थे कि ये वो नहीं है, ये तो हमारे वजीर दाखिला भी हैं। अच्छा सर, माफी चाहता हूँ मैं राना सनाउल्लाह साहब तो हमारे बड़े पुराने शनासा हैं। अजीब जो खबरें चलवाई जा रही हैं, जरा सुनिएगा। अब भट्टी साहब अजीब ही कहानी, इस पे क्या बात करूं? ये वजीर दाखिला हैं, इनका काम है मुल्क में अमन व अमान कायम रखना कि मनशियात का काम करना। इन पे जब पर्चा हुआ था हमने कहा झूठा हुआ। जब इमरान खान पिंडी गए इस्लामाबाद, जिस दिन अच्छा किया वो 11F जो भी नहीं गए, वहाँ उन पर हमला होना था। जहाज खड़ा था कि इमरान खान नूरहा एयरबेस पे उतरे, उसे बलूचिस्तान ले जाए। वज़ीर दाखिला की बजाय राना साहब, आप तो हमारे पुराने शनासाई हैं, आप नाम वज़ीर इंतकाम रख ले, वज़ीर बड़क रख ले, वज़ीर सुल्तान राय रख ले, वज़ीर प्रेम चोपड़ा रख ले, है ना? वज़ीर दाखिला साथ ना लगाए। दाखिला का मतलब है मुल्क में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करना। ओ मेरे भाई, कौन किस हालत में होता है, ये कहानी फिर सही। कादी साहब, इन्होंने ये इमरान फोबिया लगता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को भी ज़रा मुलाज़ा फरमाइए, सुनाएं जी।
आप गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन आपकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरह चूहों की तरह कभी आप कहां छुप रहे हैं, कभी यहां छुप रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं आते। मैं दस्तबदस्ता अदालतों से अर्ज करूंगा कि उसको जिस तरह बाकी सियासतदानों के साथ जो है माजी के अंदर जो है कानून और कायदे के मुताबिक करें। कोई और मौजू नहीं है। अच्छा काजी साहब, राना सनाउल्लाह साहब आए, इमरान खान फोबिया, इमरान का खौफ इन्हें डराता है। ये इतने अपने अमाल से नहीं डरते जितने इमरान खान से डरते हैं। मैं तो ख्वाजा आसफ साहब आए, इमरान खान, और ख्वाजा साहब की इतनी खूबसूरती है गलत बयानी की, मैं इनसे इम्प्रेस हो गया। मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले कोई और शख्स देखूं जो इनसे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में गलत बयानी कर सके। ख्वाहिश है ना, मैं हो सकता है मर जाऊं ना मेरी ख्वाहिश पूरी हो। ये कहते हैं जो कानून के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक। वो कहते हैं इमरान खान बुज़दिल है, ख्वाजा आसफ साहब। क्या काजी साहब बहादुर वो होता है जिसे उम्र कैद हुई हो, जेल में बंद हो, मुशर्रफ के साथ डील करे, रात को जहाज आए, हीरे जौहरात के अटैची भर के शरीफ फैमिली ले गई, हीरे जौहरात के। यहां बहादुर वो होता है जब नैब की कस्टडी में हो तो उसके हर तरीके का फल उसकी मर्जी का आए। एक फल ऑस्ट्रेलिया से आता है। या वो होता है जो हस्पताल बीमारी के लिए जाए और उसका सगा भाई एफिडेविट अदालत में दे और कहे कि मैंने 8 हफ्ते इलाज कराना है, दवाई की दुहाई दे के उधर जाके मुल्क में वापस ही ना आए। ये बहादुर उसको कहते हैं। अगर एनआर के बंदे सी जंग ते भेजते सीधे जंग पहले दिन हार जाके अल्लाह का वास्ता ख्वाजा साहब को ना कहा। आपकी ना मरियम नवाज साहबा बात मानती हैं जो मुझे इतरा है उनको एक इस कौम पर एहसान करे, ख्वाजा साहब से वजीर दफा ले ले। अगर जो अल्लाह ना करे इन्होंने जंग ते भेजता, इन्होंने तो झूठ बोल बोल के बर्बाद देना जो कौम। मेरी एक बात तो सुने, देखें खान साहब का भी कोई ऐसा। अच्छा, एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। एतजाज साहब वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म की आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं बहादुर बने नवाज शरीफ की तरह, दलेर बने नवाज शरीफ की तरह। इन्होंने मकबूजा कश्मीर शायद अकेले आज़ाद कराया है, अनोखी और जारे को इन दोनों ने कराया है। नवाज शरीफ साहब तो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में भी डील करके चले गए और मौजूदा इश्तिहारी भी हैं, सदा याफ्ता भी हैं, तो लंदन में बैठे हैं 8 हफ्ते की बजाय। तो क्या इसको बहादुरी समझते हैं मोहतरम एतजाज अहसन साहब? और हुकूमत भी उनके भाई की है, उनकी अपनी है, ये भी नहीं कि मुखालफों की हुकूमत हो। अच्छा, तो एतजाज साहब फिर ये कैसा सियासी लीडर है? आपने भी एक पॉलिटिकल पूरी जिंदगी गुजार दी, वजीर दाखिला भी आप रहे, तो क्या आप समझते हैं बहादुरी ये है कि सियासतदान जब बुरा वक्त आए मुल्क से भाग जाए, डील करे, अपने साथियों को जेलों में बंद हो, उन्हें बताए भी ना कहे मैं दवाई लेने चला हूं और दवाई डाल दे जाके? मैं तो ये कहता हूँ आपको, मैं अपने बॉटम लाइन में जो मेरी, जहाँ मैं अपने असूल से भी नाराज करने को तैयार हूँ, अपने असूल से, वो ये है कि 5 या 6 बंदे शख्सियात ऐसी हैं इस वक्त मुल्क में, और मुल्क बड़े, हर कोई टेंस हुआ हुआ है, हर शख्स कसी हुई कमान की तरह है कि चीख आए तो तीर चल जाए, और कौन किस वक्त आपसे लिपट जाए ये आपको पता नहीं है। टेंशन है हर वक्त। 6 अफराद है, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो 7-8 हो जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, चेयरमैन बिलावल, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान। इनका आप समझ लें कि पाकिस्तान में अगर इनको किसी को नागहानी तौर पे कुछ हो गया ना तो पाकिस्तान में आग लग जानी सारी। इस वक्त कोई शख्स का फायदा देने को तैयार नहीं, जो सड़क पे है, जो नौजवान है, जो जल्द से जुलूसों में हर के जाता है। ये चीज अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अदालतें, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना 1 पाउंड बीच में बटके में डाल दिया है।
वैसे तो 2 पैनी कहते हैं, 2 पैनी इन्हें मटके में डाल दिया कि मैंने भी वारंट जारी कर दिया है, गिरफ्तार करके लाओ। ओ भाई, अगर कुछ हुआ, इसको हुआ, मरियम को हुआ, बिलावल को हुआ, नवाज को हुआ, आसिफ अली जरदारी को हुआ, फजल रहमान को हुआ, तो सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। क्या कर रहे हैं आप अगर मंसूर एजाज को, वो कहता मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता, मुझे जान का खतरा है, उसको लंदन में आप, जिसको आपने देखा नहीं, बात नहीं की, वो लंदन में आप उसका जो कोई साबिक वजीर आजम तो नहीं है वो पाकिस्तान का, या साबिक सदर तो नहीं है, उसको आप वीडियो कॉल पे ले लेते हैं। सलमान शहबाज को आप वीडियो कॉल पे ले लेते हैं पाए से। और एक आध और भी एग्जाम्पल है, मुझे ज़हन में आ जाता है अभी, जिनको वीडियो कॉल से आपने बाहर से ले लिया कि जी आप आए, बेशक ना आए, आप शहादत अपनी दे दें। तो ये तो इससे तो हमला हुआ है, ये कहना कि हमला नहीं हुआ ये जारी है, ये राना सनाउल्लाह, ये कुछ बहुत बड़ा हादसा मुल्क का नुकसान करा के बैठेगा, ये इससे पहले बाज नहीं आएगा और ये नुकसान होगा सारे मुल्क का। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के मैं खिलाफ हूँ, पर उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करता हूँ। मरियम के मैं खिलाफ हूँ और उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करता हूँ। इस वक्त ये खेल खेलना नहीं है। ये क्यों इतने बड़े बड़े अफसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सेशन जजेस क्यों नहीं समझते, क्यों ये एक्सपोज करना चाहते हैं खान को? ना खान को इतना एक्सपोज करना चाहिए, ना नवाज शरीफ को, ना मरियम को, ना मौलाना को, ना चेयरमैन बिलावल को, ना खान को। ये इनको कुछ हुआ भट्टी साहब तो ये आपको पता ही नहीं क्या। अच्छा एतराज साहब, मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा। लियाकत अली खान साहब को हमने खो दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खो दिया, पहले उन पर सानिया कारसाज कराची में हुआ, आप मुझसे बेहतर, फिर रावलपिंडी में हुआ। इमरान खान पर 76 मुकदमा दर्ज हैं, 76। तो रोजाना हर अदालत उन्हें बुला लेती है, जबकि उन पर हमला भी हो चुका है और उस मुल्ज़म का बयान वीडियो से लिया जा रहा है। क्या इससे आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ से ये अमल लगता? 76 मुकदमा में कहाँ जाए वो? नहीं, बिल्कुल उसकी जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। और जब उस पर हमला भी हुआ है, वो बरमला कह रहा है, उसको गोलियां लगी हैं। अब मतलब है एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, उस तरह का हर कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर उस तरह का फ्रॉड कर सकता है जिस तरह का बज़ाहिर मियां नवाज शरीफ ने किया है कि कॉन्विक्ट होके इस तरह की बीमारी बताई है कि उसके पांव दाबते हुए उसको चढ़ाओ जहाज पे और भेजो उसको फौरन एयर एम्बुलेंस पे, वरना ये गया। अब ये इसको जेन्युइनली गोली लगी है, इसके पास ये तो पुलिस भी मानती है कि फायर हुआ है। वो कहते हैं सिर्फ एक आदमी ने किया, दूसरे ने दो और कोई नहीं थे। एक का तो मानते हैं, हमला पुलिस मान रही है कि इस पे हुआ है, गोली चली है इसकी तरफ। अब गोली इसकी तरफ चली है तो ये वज़ीर दाखिला कैसा क्या करता है, जमानत देता है? इसको पूछना चाहिए। तो 2 दिन की इसकी जिंदगी की जमानत दे सकता है? जब नवाज शरीफ के बारे में जजेस हाई कोर्ट ने पूछा था क्या 2 दिन की जमानत दे सकते हो? भाई कौन जमानत दे सकता है? और उस पे एक अटैक हुआ है। अब मैं तो इस बात से काफिर हूँ, लेकिन अब ये प्रेशर और डालने की भी सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस से ये समझते हैं कि वो कोई इसको रिलीफ ना दें। अब उन पे दबाव चीफ जस्टिस पे बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने स्टैंड लिया है, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। 3 जजेस का बेंच है, 3 जजेस का फैसला है। कोई 7 जजेस नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि 7 जज वहाँ बैठे रहते और यहाँ 7 जजों ने सुना है ये केस। वो कई पहले सदियों पहले सुना होगा, वकालत में, अदालत में, कानून में 2 दिन 4 दिन की 2 से 4 साल के बराबर होता है। एक दफा आप कट ऑफ हो गए, बेंच से आप निकल गए, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया आपके मुताबिक भी, और बेंच को चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया
कि जी 3-2 से हम ने ये फैसला किया है। अब 3-2 तो 5 बनते हैं, 5 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप एक नई इख्तरा निकाल ला रहे हो कि वो 2 की बैठे, वो 2 को डिसोसिएट करना चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ इट इज मिसकॉन्डक्ट टू ट्राई टू रिवर्स द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा एतजाज साहब, ये माफ़ी चाहता हूँ मैं बीच में, चूंकि कुछ और बातें भी, ये मिसकंडक्ट तो लगता है कि कुछ लोगों के लिए दे आर अबव द लॉ, जो अमली तौर पर बातें नजर आती हैं। सवाल मेरा ये है कि अब पॉलिटिकल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या ये एक स्ट्रेटजी है इस हुकूमत की, और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है, कि हर वजीर आके खान साहब खान फोबिया, इनके पास कुछ और बताने को, उम्मीद देने को कुछ नहीं है, या इनके पांव के नीचे से रग निकाल लिया उसने और इनकी सोशल बेस मल्टीमेट कर दी है, जिसकी वजह से बहुत बुरा लगता है। इसमें से आप क्या समझते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होगी? गाजी साहब, नून लीग ने तो हवा बना लिया है इमरान खान और उसका साथ इतना ऊंचा कर दिया है, बदकिस्मती है ये, उसका साथ इतना ऊंचा कर दिया कि आपको लगता है कि वॉक ओवर लेके जाएगा और भारी एक्सपीरियंस लेके जाएगा। उसको बैठे बिठाए, वो अपने कमरे में बंद है और उसका हवा इन पे इतना सुहार है नून लीग पे कि नून वाले पता नहीं क्या चाहते हैं। सारे इस प्रोसेस को खराब करेंगे, जाए तो भाड़ में जाए सारा। अच्छा, ये जो इनका फॉरेन इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है मेरा पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं, सारा बाहर है। सारा बाहर है तो तुम तो डॉलर तुम्हारा, अगर पाकिस्तान ये डॉलर अप जाता है तो डार भी अप जाता है और पाकिस्तान डाउन जाता है। अगर डॉलर डाउन जाता है, डार भी डाउन जाता है और पाकिस्तान अप जाता है। ये तो बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो पाकिस्तान की रियासत के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये क्रिमिनल कॉन्डक्ट है उसके ऑन हिज पार्ट, जो वो मिनिस्टर बना रहा है और अपना डिस्क्लोज भी ना करे कि उसने कितने डॉलराइज कितना है और कितना बड़े हैं, कितने कम हुए हैं। वो बस क्या देता है, शफर रिजवी ने कोई बात की तो वो पता नहीं वो या उसने मिफ्ता ने की या किसी ने की तो वो कहता है मैं सीरियसली नहीं लेता, ये कौन होते हैं, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उल्टी चल पड़ती है। अब ये हम ये क्या कब तक बर्दाश्त करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा एतजाज साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से याद आया कि क्या आप क्या समझते हैं नजरी या नजरियाती तौर पर, अगर मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, मतलब है, तो उसमें अगर मैं अपनी भी चलाऊंगा एयरलाइन और सरकार की भी चलाऊंगा, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप समझते हैं कि इसकी वजह से ओलिगार्की बन गया है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पावर को सेल्फ एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आज हम बैगिंग बाउल लेके धक्के खा रहे हैं? नून लीग के पैमाने में इस दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, तो इनके है ही नहीं। ये अपने आप को समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से हकमियत मिली है और मिल रही है, हमारा हक है। अब ये प्रेशर बना रहे हैं। अब ये देखेंगे इसको जो टेप में और चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह मरियम ने कहा था नॉटी प्ले किया तो बुकला निकलेंगे उसका पहरा देने के लिए, बुकला बिल्कुल निकलेंगे। ये मेरी बात सुन ले, और ये बुकला घर पे नहीं बैठे रहेंगे और ये इसमें बुकला ये पार्टी की लाइन को भी नहीं देखेंगे। अच्छा साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कोई हैसियत नहीं, 3 महीने नहीं, हमें मजीद 3 साल दिए जाए। क्या आइन में गुंजाइश है कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें 3 साल इलेक्शन ना कराया जाए और यही हुकूमत चलती रहे? ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुंह से इजहार किया और राना सनाउल्लाह साहब ने कि हमें 3 साल मजीद दिए जाए। और ये तो मतलब है कोई कारपेट बैगर्स की तरह आके बैठ गए। लगता है इनका मैंडेट जो है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इनको बहुत अच्छा लगता था जब रात को 12 बजे चीफ जस्टिस ने इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन को चलाए रखना
और तहलील करदा असेंबली जिसको खान ने तहलील करने की कोशिश की, मैं उसको वैलिड नहीं समझता पर कोशिश की बज़ाहिर, और उसको आके रिस्टोर किया और सब कुछ किया। उस वक्त ये चीज जस्टिस ठीक था। अब जब आपके खिलाफ ये फैसला करते हैं और वो 3-2 का बेंच है, ये 7 मेंबर बेंच नहीं है, हर किस नहीं है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू कॉल इट 7 मेंबर बेंच की गिनती होनी चाहिए 4-3। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा अपनी दुश्मनियां भी छोड़ के सोचे। मैं दुआ दूं नवाज शरीफ की जिंदगी और मरियम की जिंदगी, दुआ दूं। मुझे बहुत मतलब है हॉरिबल सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं अगर इनके साथ कोई हादसा हो गया। और इसी तरह चेयरमैन बिलावल या आसिफ अली जरदारी इनके कोई किसी के निगाह में होगा, पर कोई छोटा आदमी है। तो आपका 5 साल सदर रहा है और उसके बारे में अगर कोई सोचे इतना जो कि एक्सपोज कर रहे हैं तो खान को, भाई वो कहता है मेरे से आप ले लें मेरा बयान ऑन द नेट, जूम से ले लें, स्काइप से ले लें। तो अदालतों को इसको अकोमोडेट करना चाहिए और मुल्क को उससे चाहे कितना खतरा हो, माशरे को, समाज को उतर जाएगा समाज। अगर इन में से 6 में से किसी एक को कुछ नादानी हो गया, उनकी जिंदगी उनके लिए दुआएं करें, पर 6 के 6 सबकी। तो एतराज साहब, इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि पहले उन पर हमला हो चुका, वो भी आपके इल्म में, और दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में कभी नैब हर रोज बुलाती है, कभी FIA, कभी पुलिस फ्रंट लेके चले जाती है। क्या इस तरह की हुकूमत मुल्क में कोई तसादम चाहती है, नारगी चाहती है, या खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को हो जाए तो आप फिर क्या नतीजा देखते हैं एज ए पॉलिटिशियन? नहीं जी, इमरान खान को अपनी जान बचानी चाहिए और जान की हिफाजत करनी चाहिए। ये जो इन वकला बाहर हैं वो स्ट्रगल करते रहे, वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट एक ही ऑर्डर में कह सकती है कि इसका बयान लो, जब भी लो, जूम पे लो। जो अदालत है वो मुल्क से तो नहीं भाग रहा, वो ये तो नहीं कह रहा मैं लंदन बैठा हूँ मेरा जूम पे आप लो। आपने लंदन में बैठे होगा, जूम पे और स्काइप पे बयान लिए हैं, तो वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं एक पनाहगाह में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से ना निकालो और मेरा बयान ले लो। अब ये लेके जाना चाहिए PTI को। मैं तो पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर ये इस पोजीशन में मियां नवाज होता तो मैं उसके लिए भी यही दर्द, इस मामले में दर्द रखा होता मैंने। अच्छा इक़्तिदार साहब, आप समझते हैं अगर PTI के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहें कि जी मुतल्लिका अदालतों को ये हुक्म सादर कर दिया जाए, जो उसका बयान चाहिए वीडियो, ये पॉसिबल है? अदालतें ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? देखिए जी, बिल्कुल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इट हैज टू सी दैट जस्टिस इज जनरली डन। बिल्कुल उसके अपने इख्तियार में है कि वो कह दे कि इन दी सर्कमस्टांसेस ये जो भी बयान जिस अदालत में भी लेना है बिल्कुल बयान ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने केसेस हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम लाहौर वाले नहीं पहुंच सकते, अगर इस्लामाबाद या कराची वाले कोई नहीं आ सकते, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट है और आम मुकदमात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहे हैं, आम मुकदमात। और ये आजकल ये कोई 2 साल से चल रहा है सिलसिला। बहुत मुनासिब बात की एतजाज़ हसन साहब आपने, और ये भी फरमाया कि जो है ये इन लोगों की ज़िंदगियां जो हैं, ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके बड़े गहरे दूर असरात होते हैं, सब अल्लाह ताला की फरमान में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। बड़ी साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक वापस आऊँगा तो 2-3 बड़ी अहम बातें, और ख़ास तौर पर आपसे पूछूंगा कि मरियम साहिबा को गिला तो और लोगों से भी है, मगर अपनी पार्टी से भी अब वो गिले का इजहार कर रही हैं। इसमें क्या इसकी आप तशरीह करेंगे, और साथ एटमी असासों के हवालों से क्यों बात की जा रही है, और फिर क्या ये ईरान पाइप लाइन भी हमारे खुदा न खास्ता गले में तो नहीं पड़ेगी? अल्लाह ना करे ऐसा हो। मगर एक ब्रेक के बाद इन तीनों पे बात करेंगे।
वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपको राना सनाउल्लाह साहब के शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी भट्टी साहब, इसका मतलब है मरियम नवाज ने सही कहा, मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं मेरा गालबर, अगर मैं समझूँ बादी नज़र में कि जनरल फैज़ ने मेरे साथ रब्ता किया। यार बात सुने, जज अगर वो लगवाते हैं, सवाल मेरा ये, लगाता कौन है? कादी साहब, पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी कमेटी जो है कि आपके मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि DG ISI अपने बंदे जज लगवाता रहा, तो फिर मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? क्या इस वजीर दाखिला सबसे कोई पूछने वाला है भाई कौन कौन से उसने अपने बंदे लगाए हैं? क्या वो नाहल थे, नालायक थे? आप इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट और राना सनाउल्लाह हाई कोर्ट को कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं कि इन्हें फैज़ ने लगवाया, एक ने लगवाया, दो ने लगवाया, तो यहाँ तो फिर नाम बता दें। आप इतने अच्छी शोहरत के हामिल सुप्रीम कोर्ट के जैसे आगे तो नहीं है ना, आपने सबको आज मुतनाज़ा बना दिया कि वो लगवाते थे। तो भाई आप मेरा सवाल ही और है कि प्रोसीजर क्या है कि जब चीफ जस्टिस साहब नाम भेजते हैं तो नाम जाता है जो जुडिशल कमेटी, पार्लिमानी कमेटी है, उसमें ये भी मेंबर थे, राना सनाउल्लाह साहब भी उसके मेंबर थे, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे सिफारिश आई। अगर सिफारिश करने वाला गलत था तो मानने वाला कौन है? अच्छा, वैसे मुस्लिम लीग नून ने तो कभी मेरा ख्याल है जजों की तैनाती में कोई रोल ना आज तक, अल्लाह माफ करे, एक सिंगल ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी। मुझे एक वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी जमात है काजी साहब, आपकी 13 जमातें PDM में है, जिसने जिंदगी में कभी जजों की तैनाती में कोई रोल अदा नहीं किया, जिसने कभी किसी चीफ रिटायर्ड जज साहबान को या रिटायर्ड जनरल को कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया। इसके अलावा कोई पार्टी तो बताएं। अच्छा, अब कुछ और इनकी नवाज़शात तो यार, आपकी नवाज़शात तो रोज़े रोशन की तरह या है। मैं आपसे जनाब से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूँ कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दी अपोजिशन करते हैं, एक कहते नहीं जी वो करवाते हैं और हम कर देते हैं और यहाँ आके गिले करते हैं। और यार अपने करियाने की दुकानें चला लो, अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो धंधे करो जो तुम करते रहे हो। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, जो मौजूदा चेयरमैन नैब साहब तैनात हुए हैं, उन्हें मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग की नून पर टिकट लड़ने वाले राजा रियाज ने नामजद किया है। ये कैसा अपोजिशन लीडर है? मतलब ये है कि यार आपके हाथ से काम हो रहा है, गवर्नमेंट आपकी है, और जो है वो आप कह रहे हैं जी गिले वो लगवाते रहे और हम लगाते रहे हैं। वेरी गुड। तो ये फिर इकबाली बयान है, ये इतराफ जुर्म है, क्या कहें इसको हम? काजी साहब, मैं बात नहीं करूंगा। एक सियासी जमात की एक खातून है, कल उन्होंने CM सेक्रेटरीट में एक आदमी को इस तरह डांटा कि कोई आदमी अपने PN को भी नहीं डांटता। इससे ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा। ये मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर चल रहा है, ये जिसकी लाठी उसकी की भैंस के मुताबिक चल रहा है। एक पार्टी की जमात की खातून रहनुमा है, कोई लीडर है, सरकारी होता है, इस कदर सख्त नामुनासब में वज़ीर आला के एक अफसर को उन्होंने, मैं वो बयान नहीं कर सकता, और कई तैनातियाँ उनके हुक्म पर हो रही हैं। काजी साहब, ये कहाँ गया इलेक्शन कमीशन? यार खुद कहाँ गया तो हमेशा कहते हैं। मुझे बताए ना, मुझे बताए, हम तो बड़े मामूली लोग हैं, हमें आप उठाने की धमकियां दे रहे हैं, उठा लें जितने चुके जाने ऐसी, मगर बात क्या है, औकात आपकी इतनी है कि आपके नीचे दूर डिस्टेंट आदमी जो है, जो वजीर दिफा से भी नीचे है, वो आपको ऑर्डर देता है और आप कह रहे हैं कि हम जज लगा देते हैं। तो फिर आप पर भी केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? काजी साहब, ये कभी एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, कभी ये जुडिशरी को बुलाते हैं। उनके इकबाली बयान की बात कर रहा हूं जो अभी उन्होंने चला यहाँ पे। 10 दफा कहते हैं, वो कहते हैं हम कानून से बाला है। काजी साहब, मुझे बताएं, मोहतरमा सरगोदे में एक लीडर पार्टी की रहनुमा ने जो बयान दिया हाजिर सर्विस। अच्छा, एक और भी बात। अच्छा काजी साहब, दूसरी बात, एक सियासी जमात है, उसकी लीडर ने कुछ सहाफ़ियों के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है एक मीटिंग में, इन्हें ये करा दे सख्त। तो हम उनके बारे में अदालत में जाने का सोच रहे हैं। अगर आप एग्री हैं तो हम वकला से ये तो हमारे सारे, देखो जी, वकील तो हमारी पूरी टीम में बेचारी आएंगी जब हमारे साथ ये क्योंकि करेंगे। हमें खतरा है कि ये इमरान खान की आवाज़ बंद करने के बाद कुछ ऐसे सहाफ़ी जो ये समझती है हमारे खिलाफ है, हालांकि हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, उनकी आवाज़ें भी
या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे शहीद अरशद शरीफ का मकाम तो मेरे जैसा कमज़ोर नहीं, उन्हें भी मरवाना चाहते हैं और मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। तो मेरी आप इस हुकूमत से गुजारिश है, करना चाहिए। अगर आपको यकीन है कि आप रब से ताकतवर हैं तो ये देर ना करें, जल्दी करें जो करना है। ये बिलों की तरह बैठ के मीटिंगों में सहाफ़ियों के नाम लेके टॉन्ट ना करें कि ये करवा दो वो करवा दो, कर लो। अब मैं क्या कहूं, चलो anyway, प्लाट फाड़ लेंदे जेड़े बंदे भेजे सन उन्हां को रकम फाड़ लेंदे तो तुसी ठीक सा। आपके फ्लैट पे एक बंदा आया आपको पैसे देने, छोड़ो बात, हमने ये जिस दिन हराम बिगड़े बच्चों को जिस दिन एक्सपोज किया ना, ये बड़े सेल में। अब कुछ नहीं भट्टी साहब, अपनी मुसीबतों में इनको टाइम नहीं मिलना। आगे बढ़ते हैं, अहम मसाइल हैं, अहम इशू हैं भट्टी साहब। एक जो हमारे हम मेरे ख्याल में वक्त कम है कि ये जो हमारे साबका सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ लिखी। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई, बहरहाल उनका खौफ है, वो एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है और आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम क्लियर ऑन दैट, इसमें वो वजाहत करे कि ये क्या सिलसिला है। इसके साथ साथ जो आखिर में हमने ये भी बात करनी है कि $18 बिलियन का क्या, फिर हमें एक केस पहले हम रिकॉर्ड का भुगत चुके हैं और अब आज अखबारों में ये खबर छपी कि वो जो लाइन है जो हमने वादा पूरा नहीं किया था ईरान के साथ, काजी साहब अदब एहतराम से मैं आपको मुझे अच्छा नहीं लगता आप जैसे साहिब इल्म को। डॉक्टर इशफाक हसन साहब आए थे, माशी एक्सपर्ट, उनसे तो बेहतर कोई नहीं है। उनका कहना था कि ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोई साजिश करके डिफॉल्ट करना चाह रहा तो फिर कौन बचाएगा इसको। कादी साहब इस घर को लग रही है, घर आग लग रही है घड़ी के चिराग से, जानबूझ के IMF के साथ नहीं डील की जा रही। उसके लिए जो आखिरी एक बात की है, इस पर अगर रज़ा रुबानी सब सीनियर है, मुझे उनसे अक्सर इख्तलाफ रहता है, लेकिन यार ये मुल्क पाकिस्तान आपके बाप का नहीं है। इत्तेफाक फाउंड्री या कोई ज़ाती ज़मीन मेरी या आपकी नहीं है कि जहाँ मर्जी सौदे करो। याद रख लें, इमरान खान आपको कुछ कहे ना कहे, अगर मुल्क की सलामती पर आपने अपनी ज़ात को तरजीह दी तो 22 करोड़ लोग अपना एहतजाज करेंगे और घरों में नहीं जाएंगे। हमें ये पाकिस्तान अपनी जान और अपने माल से 1000 गुना अजीज है। अगर इसका सौदा करोगे तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। बट सब मैं नहीं लगता कि एनीबॉडी कुड डेयर डू दैट। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। जो रज़ा रब्बानी साहब हैं वो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव इस मामले में हो रहे हैं। ऐसा बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा उससे पहले भी हम देख चुके हैं बहुत से थिएट्रिक्स। ज़ाहिर एक दफ़ा उन्होंने सेनेट में एक दफ़ा आंसू भी बहाए थे और ठीक है, एक दर्द दिल रखने वाले आदमी को कभी दिल दुख भी जाता है, मगर मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन शायद ना हो। लेकिन भट्टी साहब असल बात यह है कि ये बात, ये जो ईरान की जो पाइपलाइन है, हमारा एनर्जी स्टार्व्ड है। हम कभी इंडिपेंडेंट ना खारजा पॉलिसी बना सके हैं ना दाखिला पॉलिसी बना सके हैं, और अगर कोई खारजा पॉलिसी का इंडिपेंडेंट किसी ने नाम भी लिया तो फिर वो देख लो उनके साथ क्या हुआ। तो ये अब हमें ये ना हो सिलसिला कहीं कि ये $2 बिलियन ईरान कह रहा है कि मैंने तो खर्च कर दिया, तुम आगे से बलोचिस्तान से लेके आओ। देखिए काजी साहब, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी आवाम को उसके हकूक ना देता हो, उसका दूसरा मुल्क इज्जत क्या करेगा। अगर आपने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया तो उसको पूरा करें, आपने चीन के साथ किया तो खिरे। हर एक को चीट करना छोड़ दें, कोई भी हुक्मरान हो, मैं किसी एक हुक्मरान वक्त की बात नहीं कर रहा यार। आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करते जा रहे हो। आपके वो ब्रिटिश वो एक्स एम्बेसडर ने जो बयान दिया, वो देखा आपने ट्वीट उनका? हाँ, ये मैंने सुना है और ये मुझे बताया गया है। मैंने ज़ाती तौर पर तो वेरीफाई नहीं किया, मगर बहुत से लोगों को मैंने साफ़ी क्रेडिबल साफ़ियों को। कादी साहब फिर इमरान खान ठीक कहता था ना, इधर से आपने साजिश कराई इमरान खान के खिलाफ, उधर से उन्होंने एयरबेस नहीं दी, तो आपने एक वज़ीर आज़म को जो मकबूल तरीन वज़ीर आज़म है, और अब उस पर पाबंदी लगा कर उसे इतना पॉपुलर कर दिया कि तुम्हारी जमानतें मुझे लगता है मुश्किल से बचेगी, जब्त हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट क्या आएगा, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन काजी साहब जितना ये उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इंतकामिया कार्रवाई करी है, उतनी अवाम में उनकी हमदर्दी बन रही है। तो मुझे तो नून लीग का फ्यूचर सियासी तौर पे तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा। देखें, जब आप इस तरह से साफियों पर क्रैक डाउन की बातें करें तो समझे आपका खेल फारग हो गया भाई। एयर भाई बंद करा दिया, बोल को धमकी दे रहे हैं, 12 साफियों को मरवाना चाहते हैं, और क्या कर। मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। जरदारी साहब ने डिफॉल्ट के हवाले से कोई बात की है।
ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो इन्होंने बात की है, बड़ी 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 गहरी माशी बात की है उन्होंने। अमेरिका रिजर्व करेंसी खुद बनाता है, वो जो नोट छाप देता है वो आप समेत हम सबको मानना पड़ता है। जापान रिसेशन में बड़े अरसे से, वहाँ जाकर ज़रा ज़िंदगी देखें, उसे फिर सिंध और पंजाब की ज़िंदगी से कंपेयर करके बताएं। और होने को तो सेकंड वर्ल्ड वार भी हुई थी, 1971 में पाकिस्तान भी जो है वो 2 लख्त हो गया था, नहीं हुआ था। जलजला भी आया था 2005 में। और यार दिस इज द एडमिशन ऑफ द फेलियर ऑफ दिस रूलिंग एलीट। मुझे मोहतरम डॉक्टर अशफाक, जब आप रिसेशन को, माफी चाहता हूं, रिसेशन और डिफॉल्ट को जस्टिफाई करें तो इसका मतलब है कि हमारे हुक्मरानों से ज्यादा नालायक कोई सब। मुझे डॉक्टर अशफाक हसन साहब याद आ रहे हैं, नहायत काबिल एहतराम। उन्होंने कहा था जानबूझ के ख्वाजा आसफ कह रहे हैं डिफॉल्ट हो गया, और ये फखर से बता रहे हैं डिफॉल्ट होने की क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका भी हुआ, फलां भी हुआ। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करता हूँ, आप 40 साल से इक़्तिदार में मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, आपने इस मुल्क को कह रहे हैं डिफॉल्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप ऑन ओथ आके दुनिया में अपने बता दें आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। अगर ये मुल्क आपके 5 दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद डिफॉल्ट हो रहा है तो आपके खरबों रुपए में इजाफा क्यों हो रहा है, खरबों डॉलर क्यों बन रहे हैं? कम से कम इनसे भी तो पूछे आपके, ये देखें कितने फखर से कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कोई बुरी बात नहीं है, फलां भी हुआ, फलां भी। मैं आज ये बता दूं, पाकिस्तान की मैशत की बेर हड्डियां, बोन्स, जिस पे एक बोटी नहीं रहने दी, उन बोन्स पे खड़े होकर ये बिजनेस एम्पायर बनी है। पकड़ लो हमें, मारो, कत्ल करो, हमारी गर्दन उतार दो। आप बुनियादी वजह है इस मुल्क की बर्बादी की। और सिर्फ डिफॉल्ट नहीं हुआ, अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो। और सब सारन अफ्रीका से गलीज जिंदगी इस मुल्क के 70% लोग गुजारते हैं। अच्छा, अपने शहर देखो, और साफ हवा का एक झोंका नहीं नसीब में हमारे, आपकी वजह से, आपके गंदे इंफ्रास्ट्रक्चर की। काजी साहब, आप कितने अरसे से शोबा सहाफत से वाबस्ता? 85 हो गए हैं कुछ, तो मैंने मान लिया। आप मुझे आज बता दें कि जरदारी साहब की किस किस मुल्क में प्रॉपर्टी है, मैं आपको अपना उस्ताद मान लूँ। नहीं जी, मैं इस काम का माहिर नहीं हूँ, मुझे इल्म नहीं है। ये है सेनेट बॉडी फॉर रिकवरी ऑफ 445 बिलियन गैस चार्जेस। अब ये गैस कौन खा गया, हमें बता दें। अच्छा, वो किधर गया जो आपने जो फैक्ट्रियां थी, क्या नाम है इसकी, फर्टिलाइज़र की, उसमें जो आपने वो दिया था डेवलपमेंट, जो किसानों से डेवलपमेंट चार्जेस लिए थे, वो कहाँ चले गए? वो जो पैसे लेके आए थे हम लंदन से, जो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून की जेब, किधर गए भट्टी साहब, किधर गए? कैसा मुझे बड़ा, आप थोड़ा सा इस बात को सी, हमेशा आपने ही डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन की है कि क्या तबाही होती है। ये तो बड़ा ख्वाजा आसफ साहब भी बड़ी फ़ख्र से कह रहे हैं, जरदारी साहब भी, कि क्या हो गया डिफ़ॉल्ट होता तो होने दो। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट होने से नुकसान कोई नहीं है, तो फिर हम क्यों झूठ बोलते हैं? तो ऐसे ही है ना, जैसे एक मरीज जाए डॉक्टर के पास, बेटा कोई बात नहीं, तुम फौत हो जाओ, अल्लाह ताला की, दिस इज लाइक दिस इज ये एक एक्स प्रेसिडेंट को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए गाइस साहब? मैं भट्टी साहब, मैं असूली तौर पर, जुज़वी तौर पर मैं उनकी बात को समझता हूँ कि सरमायादारी निज़ाम में, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट इसका जापान का है या जो अमेरिका का है, उसको हमारे साथ कंपेयर करेंगे, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें। क्या डिफ़ॉल्ट के बाद वो बैगिंग बाउल लेके गली गली धक्के खा के खाए उसने जिस तरह हम खा रहे हैं? कादी साहब, आप सारे डोंट है ना, हमें अमेरिका की देते हैं। मुझे ओबामा सदारत से हटता है तो नौकरी ढूंढने जाता है। आपके वजीर आज़म नवाज शरीफ की कल परसों जो तस्वीर चल रही थी रोज रही, वो 40 करोड़ की गाड़ी थी, मतलब 20 करोड़ की थी। आसफ अली जरदारी साहब की अरबों अरबों डॉलर में प्रॉपर्टी है। काजी साहब, ये मुल्क को डिफॉल्ट पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? खुदा के वास्ते उनकी अरब की प्रॉपर्टी का नहीं पता, लेकिन ये सामने अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की है, बहुत पुराना अखबार है, कि 2.9 बिलियन डॉलर का सालाना कराची में जो नुकसान, कराची है गालबन, ये लैंड ग्रैबर जो हैं, जो कब्जे ग्रुप हैं, सिर्फ तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का अप्रॉक्सीमेटली एक साल में वतन अजीज को नुकसान पहुँचाता है। साहब, फिर आपने मेरी दुखती आराग पे हाथ रख दिया। कब्जा ग्रुप कभी भी बहुत बड़ी पुष्टपनाही के बगैर 1 इंच नहीं कब्जा कर सकता। लाहौर के कब्जा ग्रुप बताओ कितने खरबपति हो गए लोग। ये कराची में जो इतने खरबों रुपए की हो रही है, बिजनेस कार्ड खबर है ना। अगर मैं चैलेंज करता हूं, आम शहरी तो अपने घर में
घुस नहीं सकता जब तक कुछ ताकतवर तरीन इनकी पुष्ट पे ना हो। भट्टी साहब, मैं प्रोग्राम को क्लोज करते हुए सिर्फ एक फिगर दे के जाऊंगा, और ये मैं नहीं, UNDP की फिगर है। जिस मुल्क के अवाम आपको 17-23 बिलियन डॉलर जो है आपकी इस मुल्क की इशराफिया की जेब में डालते हैं, वहाँ डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि आप इंतहाई नालायक हैं और मुबैना तौर पर शदीद बदउनवान भी, वरना हम कभी भी डिफ़ॉल्ट ना करते, इज़्ज़त से जी सकते थे हम इस कम्युनिटी में भी, मगर हमें टके टोकरी कर दिया एक इंतहाई नालायक और इंतहाई करप्ट इशराफिया ने। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।